हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है, इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं और आपका परिभाषित शब्दावली जो हमारा आपका चैप्टर है उसको हम लोग कर रहे हैं। तो जितना भी पूरा हमारे चैप्टर्स थे जो उनका निचोड़ है, बेसिकली आप ये बोल सकते हैं, उसको हम लोग आपका देख रहे थे। दो लेक्चर हमारे इसमें कंटिन्यू हो चुके हैं। आज हम तीसरे लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पढ़ाने का अभिप्राय इसलिए है ताकि आप जब अगली कक्षा में जाएं तो पुराने अगर कोई आपको शब्दावली मिलती है तो आप उसमें बिना हिचकिचाकर उन चीज़ों को समझते हुए, अपनी चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें और सब चीज़ों को गौर करके बहुत अच्छे से देख लें। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, कल हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात किया। हमने एक्सपोज जो आपका ड्यूटी है, हमने उस पर आपका बात की थी। बेसिकली आज हम जो हैं इसी अपने चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं न्यायोजक रोजगार दाता पर हम लोग बात करेंगे। एम्प्लॉयर क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं, क्या आप रोजगार देते हैं? क्या आप रोजगार दात्री हैं या आप रोजगार प्राप्त कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट है आपके पास, एम्प्लॉयर हैं आप। बोलते हैं ना कि मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, कि आप किस कंपनी में एम्प्लॉयर हैं? कोई भी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट में है आप, सेंट्रल गवर्नमेंट में, या आप किसी में कहीं भी जॉब करते हैं। तो वे स्वनियोजित जो अपना काम स्वयं या कुछ भागीदारों की सहायता से चलाते हैं। मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ी फर्म का अपना फर्म चलाता हूं। कुछ काम अपना स्वयं करता हूं, कुछ क्या करता हूं, दूसरों की सहायता से, भागीदारी से करता हूं। अतः श्रमिकों को उस उद्यम के चलन के लिए काम पर रखा जाता है और क्या होता है, उस काम पर, उस चालन पर क्या है आपका, रखा जाता है। अगला है नियमित वेतन मजदूरी पाने वाले श्रमिक। कुछ ऐसे होते हैं जो आपका रेगुलर आपके सैलरी के होते हैं, वेजेस एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो आपका एक नियमित वेतन भोगी हैं, जिनको आप देखेंगे जैसे कि कोई व्यक्ति किसी फर्म में, किसी कंपनी में जॉब करता है तो उसको मंथली कुछ मिलता है, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, सबका अलग है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? नियमित वेतन पाने वाले। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं अन्य लोग के खेतों में, फर्मों में काम करने वाले श्रमिक, श्रमिक कर्मचारी, जिन्हें नियमित रूप से वेतन या मजदूरी, जिनको हम धाड़ी या आपके समय समय पर नवीनकृत अनुबंध अनुसार तय भुगतान के रूप में सम्मिलित होता है। अब देखिए, कोई भी मजदूर हो सकता है, कोई भी वेतनभोगी व्यक्ति हो सकता है। जिस तरह कॉन्ट्रेक्चुअल आपने फॉर्म पर आपने अगर किसी के साथ कोई संबंध आपने करार किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसी के अनुसार आप उसको सैलरी पे करेंगे। मान लीजिए आपने किसी भी 10 मजदूरों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मेरे खेत की आपकी कटाई होनी है और 3 महीने में संपन्न होगी, तो मैं आपको पर डे के हिसाब से इतने महीने तक इतने रुपए आपको पे करूंगा। ठीक ऐसा लिखित दस्तावेज के माध्यम से होता है। आगे देखेंगे, इनमें सभी पूर्ण और अंशकालिक तथा प्रशिक्षण कर्मचारी भी सम्मिलित होते हैं। पूर्ण वाले भी होते हैं और जो और कर्मचारी है वो सब क्या है, इसी के अंतर है। चाहे कोई आपका आपका फुल टाइम कर रहे हो, कुछ शॉर्ट टाइम कर रहे हो, या कोई आपका ट्रेनिंग लेने भी आ रहे हैं, वो सब कैसे होते हैं आपको पता होना चाहिए। नियमित वेतन मजदूर पाने वाले श्रमिक होते हैं। आप इसको कॉपी करना चाहें, आप कॉपी कर सकते हैं, अपनी बुक में हाईलाइट करना चाहें, हाईलाइट कर सकते हैं, पढ़ना चाहें एक बार फिर पढ़ सकते हैं। फिर अगले पर हम चलेंगे, परिमाणात्मक आपका प्रतिद्वंद, क्वालिटेटिव आपका रिजेक्शंस क्या होते हैं। देख लें आप मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखिए, परिमाणात्मक आपकी प्रतिबद्धता। आंतरिक उद्योग के संरक्षण और भुगतान शेष के घाटे को कम करने के लिए देश में आयात होने वाली वस्तुओं की मात्रा नियत करता है। कैसे करता है? शेष कोई संरक्षण हो रहा है, कोई भुगतान हो रहा है, उन मात्रा को घटाने के लिए देश की जो आयात वस्तु है उनकी मात्रा को आपका नियत करता है। कैसे करता है? आपका कांस्टेंट करता है। ठीक
देख लिया, आगे बढ़ जाएं। अगर थोड़ा आपको समझना है कि आपका परिवार, हाउस होल्ड क्या होता है, परिवार क्या है, तो आप देखिए सामान्यतः यानी कि आपके जनरली एक साथ रहने और एक रसोई में भोजन करने वाले व्यक्ति के समूह को हाउस होल्ड कहते हैं। सामान्य अर्थ है कि इसके मेहमान परिवार का अंग नहीं होते, यानी कि जो गेस्ट होते हैं वो उसकी फैमिली का, हम लोग इनको ऐड नहीं करते। इसी प्रकार इनमें से यदि कोई स्थायी रूप से बाहर गया हो तो उसे परिवार की सदस्यता का समाप्त नहीं होती। मान लीजिए एक ही रसोई में किसी का भोजन प्राप्त हो रहा है, यानी कि एक रसोई से ही 10 लोगों का भोजन बन रहा है, वो क्या है, हाउस होल्ड फैमिली है, यानी कि वो परिवार है। कोई अगर उसमें गेस्ट आता है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। कोई मेंबर कुछ काम से लिए बाहर चला जाता है तो ऐसा नहीं कि उसकी सदस्यता, ठीक, वो क्या हो जाती है, आपकी समाप्त हो जाती है। तो ऐसा इसमें ऐसा कुछ भी आपका नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पारिवारिक श्रम, श्रमिक परिवार के खेत, फैमिली, लेबर या आपका वर्कर। अब कुछ आपके पारिवारिक आपके श्रमर होते हैं जो काम करते हैं, हम उनको फैमिली लेबर बोलते हैं। कैसे क्या है इस पर थोड़ा देखते हैं। उद्योग या उद्यम आदि के नगद या वस्तु स्वरूप मजदूर पाने की इच्छा के बिना काम करने वाला व्यक्ति, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है उद्योग या किसी उद्यम में, किसी फैक्ट्री में कुछ काम है, आपका नया सेटअप, उसमें अगर वो काम नगद या वस्तु के रूप में मजदूरी पाने की बिना काम करने के व्यक्ति, कोई इच्छा नहीं है फिर भी वो काम कर रहा है, तो ऐसे को हम क्या कह देंगे, आपका पता होना चाहिए, ये उद्यमी है। ठीक, क्लियर हो गया। अगला है पेंशन, सेवानिवृत्त श्रमिकों को मिलने वाली मासिक निर्वाह राशि, यानी कि पेंशन क्या है, कोई भी अपनी सर्विस से, सेवा से जब आप मुक्त हो जाते हैं उसके बाद उस श्रमिक को, उस व्यक्ति को जो मंथली रूप से कुछ आपका पैसा या राशि मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, पेंशन कहते हैं। ठीक, देख लीजिए। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना आपको सभी मेरे प्यारे बच्चों। अब है प्रतिष्ठान, एस्टेब्लिशमेंट, ऐसे उद्यम जिनमें वर्ष का अधिकांश अवधि में परिश्रमिक पाने वाला श्रमिक अवश्य कार्य करता है, यानी कि ऐसा स्थान जहां पर जो आपका श्रमिक है वो क्या करता है, वर्ष भर पूरा आपका श्रम इत्यादि आपकी चीजें करता रहता है। ठीक, तो अभी जितना पढ़ाया है, जितना इसमें करा है, एक बार थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिए। कुछ करना है, कुछ रिवीजन करना है, कुछ पूछना है, किसी को नोट करना है, मैं आपको 30 से 40 सेकंड का समय दूंगा, आप इसको कर लीजिए। आगे बढ़ जाएं। चलिए, अगला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं एफडीआई। आपने बहुत बार सुना होगा कि एफडीआई के माध्यम से भारत में बहुत ज्यादा आपका निवेश होने वाला है। तो एफडीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कोई बच्चा बता सकता है? किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयंत्रों और संस्था में निवेश परिसंपत्ति का निवेश है, यानी कि आप किसी देश की इंटरनल स्ट्रक्चर्स में, वहाँ की इंडस्ट्री में, वहाँ के इंस्टीट्यूशन में, वहाँ के एसेट में अगर आप निवेश करते हैं तो वो क्या है, ठीक, इन्वेस्टमेंट। इसमें शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी शामिल नहीं होती, यानी कि जो आपका शेयर मार्केट में जो कैपिटल लगी है, जो पूंजी, वो शामिल नहीं होती। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शेयर के माध्यम से स्वदेशी कंपनियों से, स्वदेशी कंपनियों में निवेश का बेहतर माना जाता है, यानी कोई विदेश की भारी कंपनी है वो शेयर बाजार के माध्यम से क्या करती है, देश की किसी कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे
आपने सुना होगा हीरो होंडा। तो होंडा जो थी, होंडा ही बाहर की कंपनी थी, लेकिन वो वेंचर किया किसके साथ? हीरो के साथ। यह धारणा रहती है कि शेयर बाजार में लगा धन तो अस्थिर है, जो अल्पकालीन सट्टेबाजी के लिए आया है और कभी भी समाप्त हो सकता है। यानी कि शेयर मार्केट में क्या नहीं है, एक फिक्सेबिलिटी आपको नहीं दिखाई देगी और एक जो डर रहता है स्थिरता का वो नहीं मिलेगा। तो उसको फिक्स करने के लिए ये सारी चीजें हैं। इसके विपरीत प्रत्यक्ष निवेश चाहे अच्छा हो बुरा हो, दोनों की स्थितियों में देश के काम आता रहा है। कैसा आता रहा है? देश के काम आता रहेगा। ठीक, तो ये हमको थोड़ा सा इसमें देखना, थोड़ा सा गौर करके देखिए। देखिए, निवेश अच्छा हो या बुरा, दोनों परिस्थिति में देश के काम आता है। एक होते हैं गुड एफडीआई, एक होती है बैड। लेकिन बैड गुड कुछ नहीं होता, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होता है। देश की आर्थिक प्रगति में वो सबसे ज्यादा मददगार होता है। क्लियर है? देख लिया बच्चों। अब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय पर। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटल इनकम पर। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटल इनकम। कितनी बार मैं इस पॉइंट को, इस टॉपिक को समझा चुका हूं कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो किसी अवधि विशेष में राष्ट्रीय आय और जनसंख्या का अनुपात ही पर कैपिटल इनकम है। ठीक, कि देश की आय को टोटल जनसंख्या से अगर आप डिवाइड कर दोगे, ठीक, तो आपको पता लग जाएगा कि देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अगला देखिए, प्रवेश अवरोध, बैरियर टू एंट्री। जो कारक या यानी कि वे कारक जो किसी उद्योग के प्रवेश को इच्छुक फर्म को आवागमन को कठिन बना देता है, वह अवरोध उस उद्योग में पुरानी फर्म को आपका प्रभावित नहीं करते, वे केवल नई फर्मों में ही लागू होते हैं। आप देखते हैं, अगर आपको किसी फर्म में कोई इच्छुक फर्म है या कोई कंपनी उसमें निवेश करना चाहते हैं, अगर आप उसमें कुछ बैरियर का काम कर देते हैं, उसी को हम लोग ये सारी चीजें कह सकते हैं। ठीक, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मातृ मृत्यु दर। यानी कि मातृ मृत्यु दर क्या होती है? मैटरनल रेट क्या है? प्रसव काल में माताओं की मृत्यु सजीव बच्चों का अनुपात है। कई बार सजीव जन्मों के साथ गर्भपात का भी योग बन जाता है। अनुपात की गणना 1 वर्ष की अवधि में की जाती है। यानी कि ऐसी कितनी औरतें हैं जो आपका बच्चे को जन्म देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसी को कहते हैं मातृ मृत्यु दर। क्लियर है? ये आपको देखना है कि मातृ मृत्यु दर क्या है। ठीक, अगला देखिए, अगला है बजट घाटा, बजटरी डेफिसिट। सरकार की आय कम हो और खर्च ज्यादा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक, आपका बजट घाटा बोलते हैं। यानी सरकार की आय और कर राजस्व में उसके व्यय का पूरा ना हो पाना। यानी कि जितना खर्चा है उतना हम लोग इनकम आपका नहीं है, हमारी वहां इतना टैक्स राजस्व नहीं है, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसी को हम बोल सकते हैं बजट घाटा। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। अगला है, इसी में देखिए, बहुपक्षीय व्यापार संधि। कैसा है? बहुपक्षीय व्यापार संधि, मल्टीपलर ट्रेड एग्रीमेंट। किसी देश द्वारा दो या अधिक देशों के बीच वस्तु और सेवा के आदान प्रदान संबंधी व्यापार को हम क्या कहते हैं? आपका बहुपक्षीय व्यापार समझौता, मल्टीयर ट्रेड एग्रीमेंट। सामान्य रूप से कर भुगतान आदि के संदर्भ में प्रयुक्त सरकारी आदेश का अनुपालन है।
अगला है बुटल्ड लैंड आपका कमीशन। इसको थोड़ा सा गौर करके देखिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1883 में विश्व पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए नियुक्त आयोग, इसने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसकी धारणीय विकास की परिभाषाओं के बड़े व्यापक रूप से उदाहरण थे। कैसे हैं? बड़े व्यापक रूप में तैयार की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी कि यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, 1983 में एक विश्व पर्यावरणीय समस्याओं के अध्ययन के लिए एक आयोग की नियुक्ति की थी, एक कमीशन की, ठीक। और उसकी एक रिपोर्ट तैयार हुई जिसका नाम रखा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित करने के लिए, ठीक। तो आपने बहुत बार सुना होगा, धारणीय विकास की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, तो सब इसी से संबंधित है ये सारी चीजें, ठीक। अगला है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे समझाऊं, आप इसको खुद देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी पर अगर काम नहीं मिल रहा, वो घर बेकार बैठा है, किसी भी कार्य में कहीं भी उसको काम नहीं मिल रहा है, या जितना उसको काम चाहिए जिस मात्रा दर पर वो काम नहीं मिल रहा, तो भी वो आपका बेरोजगार है। तो अगर परिभाषा के अनुसार देखें तो वे सभी व्यक्ति जो काम के अभाव के कारण बेकार बैठे हैं पर रोजगार करालियों, मध्यस्थों, मित्रों, सगी संबंधियों के माध्यम से अलावा संभावित रोजगार दाताओं को आवेदन कर देते हैं, रोजगार के लिए अपनी उपलब्ध सूचना दे रहे हैं। इन्हीं कार्यों की वर्तमान दशा में प्रचलित श्रमिक दर पर काम तत्पर नहीं, तत्पर होना यानी कि जो प्रचलित दर है उन पर तत्पर रह रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको जो वर्किंग में जो काम चाहिए वो उनको उतना नहीं मिल रहा है, उसी को कहते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, यानी कि व्यक्ति को काम ना मिलना, घर पर बेकार रूप से बैठना, उसको क्या कहलाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। इसी के बाद नीचे है आपका भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इकोनॉमिक्स के सब में आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो किसी देश के वर्ष की अवधि में शेष वर्ष में चालू और पूंजीगत खाते पर हुआ समस्त लेन देन सांख्यिकी का सार है। इसी खाते में अवधि भर में सभी दायित्व और परिसंपत्तियों का ब्यौरा होता है। यह सदैव संतुलन में रहता है। और ध्यान रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा कैसा होता है, बैलेंस होता है, ठीक। इन दोनों को अच्छे से गौर कर लें, इसको लिख लें, इसको देख लें, इसको पढ़ लें। और किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। देख लिया? चलिए एक बार जितना हमने कराया है पूरा उसको देख लीजिए, और कोई डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लें एक बार पीछे। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, आप इसको रिवीजन करते रहिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।